है कि ये ऑफ कोर्स इस तरह का पाथ लेकर के अपना जर्नी पूरा करेगा। तो ये जब आगे की तरफ 20 मीटर ट्रेवल कर लेगा, ये आगे कितनी दूरी तक देखो ट्रेवल किया था, हॉरिजॉन्टल रेंज इसका था 240 मीटर ना। तो ये मान लो कि 80 मीटर जब आगे ट्रेवल कर ले तो उस समय इसकी क्या होगी, दैट इज द फ्लो बाय टच। चलिए निकाल कर फटाफट देखिए। सिंपल मोशन लगानी है और आपको सॉल्व करके वैल्यू बतानी है। जब ये 80 मीटर आगे एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर लेगा, उस समय ये कितनी हाइट पर होगा जमीन से, ये हाइट आपको तो ये कैसे निकालेंगे, आपके पास क्या हथियार है इसका आपको करना। What will be the vertical height when it is displaced horizontally 280 meter? तो 71 मीटर आ रहा है। 70 मीटर है, 71 मीटर। 71। यस सर। जी का वैल्यू 10 ले लेना। सर जी 9.8 लेके फिर अप्रॉक्स 71.48 आ रहा था। तो जी का वैल्यू 10 ले लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ओके सर। अनन्या क्या लगाए बेटा उसको सॉल्व करने के लिए? सर मैक्सिमम हाइट वाला एक फॉर्मूला v स्क्वायर sin थीटा। नहीं वो गलत है, वो गलत है। आपसे अगर हम ये पूछते मैक्सिमम हाइट तब आप लगा, ये मैंने नहीं पूछा। मैंने आपसे पूछा है कि जब ये 80 मीटर आगे हो गया, जैसे हम फेंक देंगे तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ऊंचा उठेगा, फिर उसके बाद आगे ही बढ़ता जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा। जब ये आगे 80 मीटर होगा उस समय ये कितनी हवा में उठा होगा जमीन से, ये हाइट निकाल। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इस तरह का चीज अगर x दिया हो, दिस इज x इज 80 मीटर, और y निकालना हो, y इज h, या y दिया हो x निकालना हो, इसके लिए आपको यूज करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, वो होता है y इक्वल टू tan थीटा x माइनस हाफ z डिवाइडेड बाई v cos थीटा होल स्क्वायर इनटू x। बस आपको y की जगह h प्लेस करनी है और बाकी वैल्यूज रख देनी। थीटा इज 53, x आपको दिया हुआ है 80, z का वैल्यू आप 10 ले लो, कैलकुलेशन आसान है। v की वैल्यू 50 cos 53 डिग्री इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 80 का। बस आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर आ जाएगा। अब बशर्ते आपको tan 53 का मान याद होना चाहिए और वो होता है 4/3। ये आपके 80 हो गए, माइनस हाफ, ऊपर में z है, यहाँ है 50, और cos 53 डिग्री आपके होते हैं
3/5, ये होल स्क्वायर है, याद रखना। ये हो गया 80 का स्क्वायर, ये हो गया कितना 320/3। राइट साइड को थोड़ा कैलकुलेट करो, ये हो गया 10, नीचे में ये 10 से कट जाएगा और बचेगा 30 दो बार आ जाएंगे, और यहाँ 80 के स्क्वायर दो बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल हो गए, और यहाँ 2 से ये कैंसिल हो गए, 4। यहाँ तो 320/3 आए राइट साइड में, ये हो जाएंगे 8 चौके 32, 320/9 और बटा में 9। ठीक है वेदांत, 9 आप एलसीएम ले लो तो 2 से इसको मल्टीप्लाई 3 से नहीं करोगे, 320 कॉमन ले लो तो ये हो जाएंगे 3 - 1 320। तो एच के ले लो यहाँ पे 2/9 320 240/9 तो थोड़ा डिवाइड करके चेक करो कितने वैल्यू आ रहे हैं। $71.11 मीटर। ये सारे कुछ रूटीन प्रॉब्लम है जो आपको कम से कम आना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन को जब आप सोचते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पार्टिकल को मैंने हवा में फेंका 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 3 डिग्री एंगल बनाते हुए। क्वेश्चन ये है, फाइंड द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विथ होरिजेंटल। कितना देर बाद उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बना है। This is the अनन्या मैक्सिमम हाइट अलग होता है और ड्यूरिंग मोशन हाइट कुछ अलग होता है। हाँ सर, नहीं वो एक्चुअली क्वेश्चन हम ध्यान से देखे नहीं थे, हम मैक्सिमम हाइट अब से सोच रहे थे, फिर कहा कि 80 मीटर भी है। अब इसको देखो कैसे बनाना है। प्रॉब्लम को सामने रखे सर 1.75 सेकंड्स। तो 3/4 सेकंड।
3/4 से तो टाइम आना चाहिए मेरा। हाँ मिथिलेश, आपके 2 टाइम सर आए। 2 बार पॉसिबल है ना? हाँ 2 को टाइम आने की संभावना है ना। Find the time when it's usable. ऑल्सो फाइंड, उसी में हम एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। ऑल्सो फाइंड द हाइट where it will reach. From the ground. जैसे कि आप इसको थोड़ा इमेजिन करो, ये मोशन अपना जर्नी कंप्लीट किया है। ये अपना मोशन जर्नी कंप्लीट किया और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ इसकी वेलोसिटी 37 डिग्री एंगल बनाया और यही एक बार और बनाएगा जब वो ऊपर से उसकी वेलोसिटी ये वाली होगी और हॉरिजॉन्टल से वो 37। तो यहाँ पर से अगर मैंने इसको फेंका 0 से यहाँ पहुंचने का जो टाइम एक होगा t1, यहाँ पहुंचने का एक दूसरा टाइम होगा, दोनों टाइम अलग अलग होंगे। यहाँ भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 37 एंगल बना रहा है और यहाँ भी हॉरिजॉन्टल से v1 velocity और आपको एक हाइट ये भी निकालनी, दिस हाइट तो सेम ही होगी। v1 को 50 अगर कर देते हैं तो sin 37 होगा 4/5 नहीं वो 3/5 चीजों को पहले इमेजिन करो कि हमको निकालना क्या है। आपको आप मोशन के बारे में सब कुछ पता है और अब देखो तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 4 5 3/5 तो हमको एक ये वाली टाइम निकालनी है दैट इज t1 और एक यहाँ की टाइम निकालनी है t2 क्योंकि पूरे मोशन के दौरान ये 2 बार हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री इसकी वेलोसिटी एंगल बनाए। हम यहाँ पे इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताओ अनन्या। Yes, sir. cos 53 डिग्री और वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी होगी 50 sin 53 डिग्री। cos 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 3/5। ये आ जाएंगे 30 मीटर पर सेकेंड और ये आ जाएंगे 40 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन आप जानते ही हैं, ऊपर के डायरेक्शन में -g और आगे के डायरेक्शन में 0। फाइनल वेलोसिटी जो आपने यहाँ देखा है t1 समय में, इसकी यहाँ पर की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होंगी v1 cos 37 डिग्री और ऊपर के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी v1 sin 53 डिग्री। ओके, ये लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम में डिस्कस भी किया हुआ और अब आप अपना काम करना शुरू कर दो। अभी हम t1 पहला जो टाइम है उसको निकालने के लिए फोकस कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट 1 cos 37 that this velocity will be equal to this velocity that is 30 meter. So it is v1 cos 37 आपको पता है
और 4/5 इज 30। तो V1 का वैल्यू आ गया 155, क्योंकि 37.5 मीटर पर सेकंड। तो ये 37.5 मीटर पर सेकंड दोनों जगहों पर, यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी 37.5 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी 37.5। लेकिन यहाँ का जो टाइम है अलग होगा यहाँ का टाइम। पहले हम T1 की बात करें और T1 इसको निकालने के लिए मेरे पास क्या नियम है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं V = U + AT y डायरेक्शन। 4/5 में होगा y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई V1 sin 37 डिग्री, या 53 लिख दिए हैं। y initial velocity in y direction is 40, acceleration in y direction is -g मतलब 5, और यही टाइम हमको निकालनी है जो कि है t1। सो v1 का वैल्यू आपने निकाला अभी 150/4, sin 37 होते हैं 3/5, ये हो गया 40 - 10t। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको t1 का वैल्यू आएगा। ये हो गए आपके 5 × 50 है ना, 15 30 है। ये 90/4 और ये बराबर हो गया 40 - 10t। तो 10 सारे कैंसिल हो गए, तो t1 = 4 - 9/। ये हो जाएंगे 16 में से 9 जाएगा, कितना होगा 7/4। तो मिथलेश आपका शायद यही आंसर आया था ना, 7/4। नहीं सर, मेरा तो 3/4 आ गया था। चेक कर लीजिए, शायद ये आंसर आना चाहिए। वेदांग आपका यही आंसर आया था 7/4। यस सर, 1.75। 7/4 क्या हो जाएगा 1.75। 7/4 is 1.7। 1.7 सेकेंड। लेकिन ऑप्शन में दो टाइम मिलेंगे, और अगर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है तो आपको एक और टाइम भी चुनना होगा, जैसा कि आपको मोशन में पता है। एक बार और ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये सवाल में अगर रहता कि ऊपर की डायरेक्शन में पहली बार वो कितना देर लगाएगा, तब तो ये टाइम आपका सही है। लेकिन ऐसा सवाल में कोई जिक्र नहीं है, आपसे पूछता है बताओ कि वो कब हॉरिजॉन्टल से उसकी वेलोसिटी 37 है। तो ये तो भाई दो जगह बनाए। ये जो दूसरा टाइम है वो हम फिर कैसे, तो दूसरा टाइम निकालने के लिए या तो आप एक इक्वेशन लगा सकते हो, या नहीं तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के आधा कर लो, यहाँ जाने का टाइम आपका आधा कर लो, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम आएगा वही टाइम यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से टोटल टाइम आप जो समझ में आ रहा है वेदांत? और T2 निकालते हैं। देखो और T2 निकालने के लिए मेरे दो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से सीखिए कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं प्रॉब्लम को, खुद से सॉल्व करें। एक तो मेरे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम
ऑफ फ्लाइट शायद मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, फॉर्मूला आपको पता है, तो v sin थीटा बाई जी 2v थीटा बाई जी sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। v का वैल्यू आपके पास है 50, 1 sin 53 डिग्री 4/5, g का वैल्यू 10, 5 से कट गया 8 से। इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, 4 सेकंड टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा 4 सेकंड। पीछे से कोई है देखो ध्यान से डायग्राम को, हमने जो इसको फेंका, यहाँ पहुंचने का टाइम इसको लगा है 4 सेकंड। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ और यहाँ पहुंचने का जो टाइम लगा है, जो कि उसकी वेलोसिटी जब हॉरिजॉन्टल से 37 बना रहा है, तो यहाँ का टाइम लगा है उसको 1.75 सेकंड। मजाक यहाँ 0 समय से ये चलना शुरू हुआ। ये जो 1.75 सेकंड वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम, और ये जो 4 सेकंड हो यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो बताओ तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाए? 4 - 1.75 2.25 घटा दे 2.25 सेकंड, है ना बेटा? यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हुआ 2.25 सेकंड। यहाँ से फिर वापस यहाँ तक आने का भी उसका टाइम होगा 2.2। यहाँ से यहाँ तक का भी फिर वही टाइम होगा, टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा फिर अगेन 2.25 सेकंड। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा? दैट इज T2। T2 का वैल्यू अगर हम आपसे पूछे कितना होगा, तो T2 का वैल्यू क्या बोले? यहाँ से यहाँ तक का टाइम हुआ 4 सेकंड, और फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम हुआ 2.25 सेकंड। तो टोटल हो गया 4 प्लस 2.25 सेकंड, that is 6.25. So next, the another time is 6.2. ये है फर्स्ट मेथड। बस हमको निकालना कौन सा टाइम है वो हम जब समझ लिए, तो फिर हम उसको पकड़ के इसी तरह निकालें, फिजिक्स ही लगा कर, लेकिन किसी तरह। आपको अगर डायरेक्ट निकालना है, नहीं सर हमको डायरेक्ट यही का टाइम बताइए, निकालने का तरीका बताइए, तो फिर वो आप कर सकते। सेकंड मेथड 200/2h/g। देखो ध्यान से, बताओ तो T2 निकालने के लिए, और T = T2। ये जो T2 टाइम में इसकी ऊपर के डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? अगर हम ये वाली वेलोसिटी आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे? बताओ। -v sin तुम लोग सब एकदम चुप हो जाते हो, कुछ तो बोलो भाई। -150/4। वेरी गुड। -v1 sin 37, -v1 sin, क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में है v1 sin 37, लेकिन हमको तो ऊपर का y डायरेक्शन लेना है, ऊपर के डायरेक्शन में -v1 sin। तो अब आप इक्वेशन लगा दो, v = u + at, y डायरेक्शन के लिए। T2 के लिए निकालना है तो vy का मान जो हम लेंगे अभी -v1 sin 37। इनिशियल वेलोसिटी तो आपको मालूम ही है 40, ये वाली 40।
एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में -10 इंटू टी, टी का मान 3 डिवाइड है, सो दैट्स इट। सो माइनस V1 sin 37, इसका जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो V1 का वैल्यू कितना था? V1 का वैल्यू था 150/4, sin 37 होते हैं 3/5, ये हो गए 40 -10 T2, ये कैंसिल हो जाएंगे 9 से 3 से, तो 90/4 आ गया, -90/4 इज इक्वल टू, इस माइनस को चलो ठीक है 40 - 10 T2, ये 0 0 0 कैंसिल कर दो, तो फिर आगे T2 की वैल्यू हो जाएंगी, T2 बराबर क्या होगा, -T2 इधर भेज दो तो 4 तो है ही, और ये -9/4 जो है राइट साइड में चले जाएंगे, 16 16 और 9 25, 25/4, ये हो जाएंगे 6.5। अन्वेषा, इज दैट क्लियर? यस सर। तो आप चाहे सिंपल मैनिपुलेशन कर लो, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट की प्रिंसिपल लगा दो, टाइम ऑफ एसेंट को यूज करके यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, या नहीं तो आप डायरेक्ट फिजिक्स के इक्वेशन यूज करके भी अब हमसे पूछ रहा है हाइट बताइए, ऑल्सो फाइंड द हाइट व्हेन इट विल रीच फ्रॉम दिस ग्राउंड, ये जो हाइट है वो भी निकालना है, तो आप हाइट चाहे ये वाला टाइम लगा कर निकालो, यही वाला टाइम लगा कर निकालो, दोनों केस में हाइट वही होगा। तो हाइट के लिए बताओ फॉर्मूला टू फाइंड हाइट, हमको ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी, वही हाइट यहाँ पर वाली हाइट। तो ये हाइट निकालने के लिए हम क्या करें, तो फाइंड h, हम फॉर्मूला लगाते हैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y डायरेक्शन, y डायरेक्शन, और ये पहला टाइम t1 ले लेते हैं, तो बता दो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40 है, यही हाइट होगा h। इनिशियल टाइम कितना है, तो शायद ये 2.25 आया था, नहीं 1.75, तो इट इज 1.75 या 7.4 भी है, 7/4 आया, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज -10 टाइम्स ये फोर्स, दिस विल गिव यू द आंसर, ये कैंसिल हो जाएंगे 10 से, ये तो 70 आ गया, माइनस हाफ, ये है 10, ये हो गया 49, ये होगा 7। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, ये कट जाएंगे 5 से, ये हो गया 70, और 49 इंटू 5 करो तो 245 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, वैल्यू करना है 245 को डिवाइड करो 16 से, ये 15.31 आएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 70 से, पीछे वाला दे 70 minus 15 point, so 54.7 meter per second. Ines, is that clear? Yes, sir. Next question, look.
a projectile is projected so that their maximum height is half of its range. Find the angle of projection. इसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? मैक्सिमम हाइट रेंज की हाफ। हम 1/4 भी दे सकते थे, हम 1/3 भी दे सकते थे, हम 1/7 या 1/8 भी दे सकते क्या करें थे। तो अलग अलग स्थिति में उसके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग, पर्टिकुलर इस स्थिति में उसके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन h/2 आधा है रेंज r के h/2 है, मतलब r के फॉर्मूला निकालो और h/2 करो। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको मैथमेटिक्स पकड़नी है, r के फॉर्मूला बताइए तो रेंज क्या मैथमेटिक्स को लगाना। बोल रहा सर थीटा का वैल्यू tan inverse 2 बोल भाई लिखने वाली है हाँ बोलो आयुष। tan inverse 2 tan इनवर्स। अनन्या क्या करे बेटा, वीडियो क्यों ऑफ किया आप? सब पानी पी रहे थे। ठीक है, पानी पी के बैठो क्लास। वैसे फिजिक्स की क्लास में इतिहास ही लगता है। यहाँ पर से tan inverse 4 tan इनवर्स 4 थीटा अरे वो maximum height is half the radius, that's it. बस यही है। You can write it as अरे तो रेंज tan inverse 2 होगा सर। हाँ ठीक है। तो H maximum is V square sin square theta divided by 2z is the formula, and R is V square sin 2 theta by z। बस इसी गणित को आपको कंफर्टेबल बनाना है। जी से जी कट गया z cancel, 2 again cancel, V square below G cancel, नहीं पता नहीं है sin square theta sin theta दो को बचा, sin 2 theta को 2 sin theta into cos theta लिख सकते, sin theta cancel, cos theta को नीचे भेज दो, sin theta by cos theta that is 2, tan theta is equal to 2, so theta equal to tan inverse। याद रखिए थीटा 0 नहीं होगा, ना ही 90, यह थीटा इज नॉट 0 डिग्री। 0 डिग्री अगर होगा तो ये नहीं कटेगा, sin 0 sin थीटा सब। हमारा तो अभी तक हाइट और रेंज के प्रॉब्लम आ रहा है। Two projectiles फिर अलग कुछ बन गई लो are projected with same speed, so that their horizontal range is same and is equal to 120 meter. If maximum height of one projectile
is 25 meter. Find the maximum height of Earth. टेन टू से टू कट जाना चाहिए ये नीचे वाला से साइन टू थीटा है ना तो 2 into sin थीटा into cos थीटा हुआ है बस बस हाँ बनाइन था अपन ने Also find a ratio of their time of flight. ये दोनों जो प्रोजेक्टाइल है इसके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो है So maximum height of second projectile 36 meter or ratio of time of flight 5:6. 5 That is very simple. क्वेश्चन दल की ये बना दल के Yes sir. कुछ भी क्या बोलो भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो मैंने आपको 4 स्टेप्स सिखाए थे इतना जल्दी हुई थी सब उसको कभी मत अलग होने देना अपने प्रैक्टिस से। प्रॉब्लम बने ना बने उससे मतलब नहीं है, लेकिन पर कोशिश प्रॉब्लम को बनाने के जो प्रोसेस है आप उस पर जरूर पहल करें। प्रॉब्लम खुद बनेंगे, बस जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर है, जो फॉर्मूला ईमानदारी से याद रखनी चाहिए अगर वो याद है, प्रॉब्लम खुद बनेगी। स्टेप्स को बस आपको पकड़ के रखनी है और उसके साथ काम। जब आप भरपूर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये स्टेप्स आपके सामने झलकने लगे। स्टेप क्या था? प्रॉब्लम को तब तक पढ़ो जब तक कि समझ में ना, जब समझ में आने लग जाए, समझ में आ जाए तो उसका एक डायग्राम बना। अभी तो नहीं समझ पढ़ रहा और डायग्राम बना के सारी इंफॉर्मेशन उसमें शो कर। इस प्रॉब्लम के साथ क्या कंडीशन है कि 2 प्रोजेक्टाइल है और दोनों को इस तरह से फेंका गया है सेम स्पीड से कि उसके रेंज इक्वल है, उसके रेंज इक्वल। चाहे हम अगर दोनों के एक ही जगह से फेंक दें, आपको पता है कि एक एंगल 45 डिग्री से छोटा होगा वैसे ही बनाया और एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा। जो बड़ा होगा वो ज्यादा ऊंचा तक जाएगा और रिटर्न बैक होकर के वापस फिर वही आएगा। रेंज दोनों के सेम। बड़ा घर बनाना। शर्त क्या है? शर्त है कि एक की एंगल अगर θ1 है, दूसरे की एंगल अगर θ2 है, ये θ1 और θ2 दोनों के सम जो है वो 90 होने चाहिए और दोनों की स्पीड जो है वो फेंकने वाली स्पीड से। अगर एक प्रोजेक्टाइल की हाइट h1 है और दूसरे प्रोजेक्टाइल की हाइट अगर h2 है, मैक्सिमम हाइट, h1, h2 और r का देखो एक रिलेशन मैंने निकाला था, r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h1 इंटू h। ये वाला देखो काम है। अब आपको इस प्रॉब्लम में r की वैल्यू दी हुई है 120 और h1 और h2 में से किसकी वैल्यू दी हुई है हमें नहीं पता। एक h1 छोटा है, h2 बड़ा है, ये मालूम है, लेकिन 25 मीटर किसका है हमको नहीं पता।
हम उसको प्लेस करके देखते हैं कि दूसरा हाइट क्या है। रिकॉर्ड हो रहा है। तो R की वैल्यू है 120, देव मानुस नहीं बन मानुस 4 इंटू H1 हो गया 25, सीरियसली पढ़ेंगे H2 की वैल्यू हम मान के चलते मम्मा हैं। गई तू तो देव मानुस बन मानुस निकला। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो शायद H2 की वैल्यू जब 5 बाहर आ जाएंगे, 5 से बाहर निकलेगा 4 तो 20 और 120 का ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना अनश? ये 6 से कटेंगे और स्क्वायर करेंगे तो 36। यस इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छोटी वाली हाइट है ये 25 मीटर की, और ये वाली हाइट जो है वो 36। पहला जो है प्रोजेक्टाइल, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है t1, और दूसरा का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है t। पहला का t1 है, दूसरे का t2। तो मैंने एक रिलेशन और निकाला था, शायद याद होगा, नहीं कि tan θ1 divided by tan θ2 is equal to t1 by t, time of flight t1 by time of flight t। हमको यही वैल्यू निकालनी, tan θ1 by tan θ2। ना ही हमको θ1 मालूम है, ना ही θ2 मालूम है, t1 t2 तो ऐसे भी नहीं मालूम। बट वी नो, एक और चीज हम जानते थे, याद होगा, tan स्क्वायर θ1 by tan स्क्वायर θ2 that was h1 by h2, है ना अनिश? हाँ सर। ये वाला वैल्यू हमको पता, वी नो दैट। तो h1 की वैल्यू आपकी है 25, h2 की वैल्यू है 36। आप यहाँ से tan θ1 और tan θ2 के रेशियो निकाल सकते हैं, जो स्क्वायर रूट करने पर 5/6 है। और यही tan θ1 by tan θ2 ही तो t1 by t2। t1 by t2 it is equal to 5/6। This is the answer। समझ में आ रहा अनन्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है? ये तो जुलूम है सारा सर। अब आइए, ये ग्राउंड लेवल है। यस, ये ग्राउंड लेवल से हम 20 मीटर ऊंचा से अच्छा एक बॉल को हॉरिजॉन्टली 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं। 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं। क्वेश्चन ये है, ये ग्राउंड पर कितने देर में पहुंचेगा और ये कितनी दूर जाके ग्राउंड को हिट करेगा। रेंज निकालना है मुझे, ये कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा और कितनी एंगल बना करके ग्राउंड को हिट। You have 4 questions regarding to this. You have to find अच्छा D, पहला जो टाइम है D निकालनी है, यहाँ से फेंकने के बाद कितने देर में टाइम ग्राउंड पर आया, दूसरी कितनी दूर जाके ये, तीसरी कितनी स्पीड से आकर के ग्राउंड को वो हिट किया, चौथा कितना एंगल बनाकर हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड। चलो सर 2 seconds, 100 meter,
सर ग्राउंड को हिट करेगा सर 10√5 से, लिखिए रलिए तुम माइनस और सर एंगल बनाएगा tan इनवर्स मेरे ये नहीं कि कंप्यूटर है सर 2। tan inverse लोग ऊपर है कि जानी सब तरह ही है और आप लोग टेंशन मत लो, आइनेस नुक्लेस एंड ऑल, आप अपना रिदम में अपनी स्पीड में सर टेंशन तो पहले से है सर डोंट टेक बॉदर अबाउट। हो सकता है आपके आंसर कुछ अलग आए और आपके ही आंसर सही हो जाए। दिखाया कि हाँ 1/2 ना बन रहा R और 125 इतना 125 निकलेगा V1 निकालना है। टाइम 4 सेकेंड, रेंज 200 मीटर, 200 मीटर 125 मीटर आएगा और जीवन 250 हाँ रिसोर्स जीवन भी आएगा, अल्फा आएगा tan इनवर्स 4.5, ओके और V1 आएगा 40 के स्क्वायर 50 के स्क्वायर के ऊपर जो 500 है। मीटर आएगा रेंज सर वो गलत था सर, वो जो सर V1 आएगा वो सर √2900 आएगा, और सर tan इनवर्स 2/5 एंगल होगा। tan इनवर्स 2/5 और मिथलेस आपका एंगल क्या था? ओ सर हाँ सर, tan इनवर्स 2/5 होगा। 2/5 और वेदांत टाइम निकालने का जो 2 सेकंड आपने बोला, क्या इसमें करेक्शन है? नहीं सर, और डिस्टेंस भी आपकी 100 मीटर ही हो गई। हाँ सर। हाँ वैसे तो हम टाइम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं √2h/g, लेकिन हम फॉर्मूला प्रीफर नहीं करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट लगाएं। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो? 0, और इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो 50 है। आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है और नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन +g है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी हुआ v1 cos और वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है x और वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है y। ये आपको दिया है, तो हम इक्वेशन सेट करते हैं s = ut + ½ t² y डायरेक्शन। जैसे हम 2h/g का अंडर रूट करके भी वैल्यू इनका आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन आप इक्वेशन को प्रैक्टिस तो sy डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 20, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, 1/2, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ में है 10, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और t² = 4 है, t² = 2 to the 4। तो टाइम इज प्लस आपके t² की वैल्यू शायद 4, ये सर t स्क्वायर था, स्क्वायर से बाहर निकलना नहीं, और उसको बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आपके 2 सेकंड ग्राउंड पर पहुंचने का, दैट इज वेरी सिंपल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए भी आप s = ut + ½ t² लगाएं। तो x डायरेक्शन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएंगे, x डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी तो 50, एक्सेलरेशन तो 0 है, ये 0 हो जाएंगे और ये 100 हो जाएगा। रेंज नहीं निकलता मैट्रेस रेंज क्या लगा बोल रहे ये हो। उसके बाद तीसरा है v1
तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस y डायरेक्शन में पहले लगा लेते हैं। y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई v1 sin अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, एक्सेलरेशन है 10 और टाइम तो 2 सेकंड, ये 20 हो। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और फिर v बराबर u प्लस at हम x डायरेक्शन के लिए लगाते हैं। x डायरेक्शन की हो गई v1 sin cos अल्फा, दैट इज इक्वल टू 50 और एक्सेलरेशन तो इस केस में 0 है। और जब हम इसको स्क्वायरिंग और रीडिंग करेंगे तो हमें v1 के वैल्यू कट से निकल जाएंगे और ये रूट अंडर हो जाएंगे 20 के स्क्वायर प्लस 50 के स्क्वायर। तो 10 को हम बाहर निकाल लेते हैं और अंडर रूट में हो जाएंगे 25 और 4 मीटर पर सेकंड और डिवाइड करते हैं 1 से 2 में, तो हमें साइन बाई कॉस tan थीटा tan अल्फा आएगा, दैट इज 2/5। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकलेगा tan इनवर्स 2/5। छोड़ दिया। ठीक है आइनश? यस सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लो। ये सब के सब रूटीन प्रॉब्लम है, कोई भी टेक्निकल नहीं है, कोई भी ये नहीं है, बस डायरेक्ट प्रॉब्लम समझ में आता है, आप उसको बनाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, जो सीखे हो वो बन गया। सपोज करो ये ग्राउंड है, ये हाइट है, हाइट ले लेते हैं 20 मीटर और यहां से आपको एक बॉल फेंकना है और एक यहाँ पे आदमी खड़ा है, आदमी यहाँ खड़ा है और आप जो इस बॉल को फेंकोगे उसकी हाइट को हम थोड़ा चेंज करें। ये हाइट है 30 मीटर और इस बॉल को जो फेंकोगे तो डायरेक्ट निशाना लगा करके आप इसको फेंक रहे हैं और आदमी जो पड़ा हुआ है वो 40 मीटर दूर, आदमी जो खड़ा है वो 40 मीटर दूर है, यहाँ से 40 मीटर दूर है। आप इस आदमी को निशाना लेकर के 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको फेंक। कुछ मेरे को नहीं समझ में आ तो रहा क्वेश्चन ये है, है। ये भैया फाइंड द डिस्टेंस 40 मीटर between man and ball बेटा तो डर when ball strikes to ground. चलो बताओ। आगे इसका मैन और बॉल के बीच का 50 मीटर 50 मीटर है। सर बोल दे। ये आपकी हाइट थी दीवार की, गलती हुआ इस तरह से वो नया सब यहाँ से हमने एक बॉल को डायरेक्ट आदमी पर निशाना मार के 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को उसकी तरफ फेंका। क्या लगता है ये बॉल आदमी को मिलेगा? जवाब में नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या होगा, इस बॉल पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगेगा जो इसके पाथ को मोड़ देगा और ये बॉल कहीं यहाँ आपको ये वाली डिस्टेंस निकाल, बॉल से आदमी की दूरी क्या होगी जब बॉल ग्राउंड को हिट करे। तो 50 माइनस 40 देखिए कैसे आपके जवाब बनने हैं, कैसे आप इसको बनाएंगे, आप सोचिए और जवाब निकाल के 10 मीटर
लो तो हमको ही पानी थोड़ा मेहनत कीजिए। मीटर ला दिए थे। मीडिया नहीं बताया कि बात आज पसंद चला ले लो चलो बोल दो 10 मीटर आए हो गया अनिश? ये सर 9 मीटर आ रहा है। नो पॉइंट एक बार बोलेगा तो समझ आएंगे तो कि इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ये बताइए सर ये वाली एंगल कितनी होगी? तो आप इस एंगल को निकाल सकते हो tan थीटा इक्वल टू 3/4 तो 30/40 3/4। ये वो बोलने पे ये वो बोलने लगेगा तो यहाँ से थीटा के वैल्यू 37 डिग्री कैसे? ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना करके बॉल पकड़े। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा ही होगा 37 डिग्री। सर 24 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये 37। अब ये 37 जो आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इस वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया है। इसके दो कंपोनेंट हम रिजॉल्व कर लें तो 20 cos 37 और एक दिन नीचे में आएंगे 20 sin 37। कोशिश करो हम इसके कैलकुलेशन यही कर लें, इतना डाटा ढूंढना नहीं पड़ेगा। cos 37 होते हैं 4/5, 5 से 20 कट जाएंगे 4 10 16 मीटर पर सेकंड। sin 37 3/5, 5 से 20 कट जाएंगे 4 ये 12 मीटर पर सेकंड। आगे के डायरेक्शन की एक्सेलरेशन 0 है और नीचे के डायरेक्शन की एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन का हम अब वेलोसिटी डिस्टेंस निकालते हैं। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। हम y डायरेक्शन के लिए इसे ग्राउंड पर आने का टाइम मेरा निकल, ये आपको 30 दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी इसके 12, टाइम नहीं पता। एक्सेलरेशन नीचे में 10 ले लेते हैं और टाइम हमको नहीं पता, ये टाइम हमको निकालना। तो नाउ इट इज कैंसिल्ड बाय 5, तो 5t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो क्या आपने टाइम कैलकुलेट किया?
यस सर 4 सेकंड्स आ रहा है सर 3.92। हम यहाँ टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फैक्टराइज करने के चक्कर में मत रहना, बहुत रेयर इक्वेशन मिलेंगे जो इजीली फैक्टराइज हो जाए। ज्यादातर केस में आपको फॉर्मूला ही हेल्प करेगा। -12 ये रह जाएंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर के वैल्यू हो गए 144 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी के वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाई 2a, ए की जगह हो गया 5। ये -12 प्लस और माइनस अंडर रूट, ये हो गया 144 प्लस इधर कितने हो जाएंगे देखो, ये हो जाएंगे 5 चौके 20, 20 या 60, 600, ये 600 हो जाए प्लस, नीचे में तो 10 है, ये -12 प्लस और माइनस अंडर रूट हो जाएंगे 744। और ये जो बॉल है वो ग्राउंड को तो बस एक ही बार टकराएगा, इसलिए टाइम के मान प्लस ही रहेंगे। एक टाइम माइनस आएगा, एक टाइम प्लस आएगा। तो ये टाइम के जो वैल्यू आएंगे -12 प्लस अंडर रूट 744/10। इसको आप अगर 744 का अंडर रूट ले लो, नो 8.4 अंडर रूट 744 8.4 फिर 27.27 आएंगे। इसको 4 ठीक है तो बोल कर 27.27 डिवाइडेड बाई 10, और एक आएंगे -12 -27 ये तो निगेटिव होंगे, इसलिए इसका कोई हमें यूज नहीं है। इसके वैल्यू आ जाएंगे 12, इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 15.27/10। और ये 1.5 के आसपास में अप्रोक्सीमेट 1.5 चेक करो तो इतना ही आया है। नहीं सर ये गलत हो गया सर, ये कैलकुलेशन। मेरा सही है? हाँ सर आपका सही है। तो अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। S इज इक्वल टू ut प्लस r पर x डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में तो हमको निकालना है कि भाई कितना दूर जाके वो रीच करेगा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में शायद मैंने 16 निकाला हुआ है। टाइम अभी निकाले हैं 1.52 और एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में 0 है। तो ये वैल्यू डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में आपको आ जाए। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, ये 24.32 मीटर के आसपास में। जी का वैल्यू याद रखें, हम 10 लिए। तो ये जो बॉल है वो इस तरह का पाथ लेकर के ग्राउंड को आ करती है। और ये वाली जो दूरी होगी वो 24.32 मीटर। लेकिन हमको क्या पूछ रहा था, हम इसे पूछ रहा था कि बॉल और आदमी की दूरी क्या हो। तो दिस x यू हैव टू फाइंड। तो हम अब इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 40 माइनस 24 लैपटॉप पर चार्ज लगाएं, लैपटॉप पर से चार्ज लगाएं। ये वैल्यू आप घटा दीजिए आपके बाद। लैपटॉप पर चार्ज लगाएं, लैपटॉप पर से चला मूल चला ठीक हो दिमाग में। ये अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट इसका दिमाग नहीं हो सकता है। 7 मीटर। केमिस्ट्री में तो पढ़ा है।
तो 1560 फिर भी फिजिक्स का दिमाग नहीं हो सकता है भाई। कितना आया था माइनस आपका? माइनस भी इतना खराब दिमाग सर नहीं है। अप्रोक्स 9 आया था मेरा। तो देखो कहाँ कुछ गलती है। ये सर वो पता चल गया, एसएक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने में गलती हो गया था। सर हम्म, सर जैसे सर हमने ऊपर से नीचे बॉल फेंकी है हम्म, तो सर वो 24 मीटर पे सर गिरी। तो सर क्या ऐसा भी ट्रू है कि सर अगर हम नीचे से 24 मीटर से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो उसी पॉइंट को जाके लगती है वो? नहीं जी का नाम है 20 मीटर से यहाँ से नहीं फेंकेंगे, जी, और जी, यहाँ जी। पर जो स्पीड से आकर हिट करेगा ना, यहाँ से जो फेंका तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। यस सर। मान लो वो स्पीड है v1 और वो एंगल है अल्फा, तो यही v1 का रिटर्निंग स्पीड अगर हम फेंकेंगे यहाँ v1, तब जाके ये वाली पाथ वो रिट्रेस। अच्छा सर। और एग्जैक्टली उतना ही एंगल बनाकर हम हॉरिजॉन्टल से फेंकेंगे अल्फा, तब जाकर ये यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो फिर वही 20 हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल से उसकी एंगल। ठीक है सर। वो आप वो वाली रिट्रेसिंग कंडीशन भी निकाल सकते हो। आप बस यहाँ पर इक्वेशन सेट करके यहाँ की स्पीड निकाल लो, एंगल अल्फा निकाल लो, तब आप कह सकते हो इस स्पीड से इतना एंगल बनाकर हम इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ये एग्जैक्टली यही पाथ रिट्रेस करेगा अंदर। ये बायोलॉजी का दिमाग सर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, तो शायद बनाए होंगे अगर आप पढ़े होंगे। ये आपकी तालाब है, यहाँ किनारा है, ये किनारा है, और यहाँ से उस दूरी पर एक बोट है। जो किनारा है, किनारे से उस दूरी पर एक बोट, there is a boat। अच्छा यहाँ बताया तो ये आगे जो पीछे बोट की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। फेमस क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द बोट इज सिंपल 1 मीटर, छोटा सा बोट। और किनारे से बोट की जो सेंटर की दूरी है वो 5.5 मीटर। पीछे कितना चल जाएगा कि आगे बढ़ेगा? और यहाँ आप बैठे हो और आपके हाथ में कुछ बॉल्स है, कुछ कंकड़ पत्थर है, और यहाँ से आपको इसको फेंकना है। इस तरह फेंकना है कि ये जो जितने भी आप फेंके वो सब के सब ये बोट पर जाकर गिरे। जरूरत ही नहीं पड़ेगा बोट का। क्वेश्चन में कुछ लिमिटेशन दिया हुआ, इफ मैन, लिमिटेशन क्या, कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, ये तो लगाना है। आप कैसे हैं? कैन या मैन आप बोल सकते हैं, कैन थ्रो द स्टोन्स, जो स्टोन्स है जो आदमी के हाथ में बहुत सारे पड़े हैं, कैन थ्रो द स्टोन्स with the speed of 10 meter per second in all possible direction। ये कोई भी डायरेक्शन, मतलब कोई भी एंगल बना करके, लेकिन ये आदमी जब भी बॉल या स्टोन को फेंकेगा तो उसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। मतलब कि आदमी की स्पीड फेंकने की जो है वो कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो
प्रश्न है फाइंड द मिनिमम Minimum. and maximum angles of projection of these stones. Minimum and maximum angle of projection of these stones for successful shot. हम आथियम ले Successful the line of the man is always along the length of the जो बोट की जो लेंथ है उसी के लाइन में आगे सिचुएशन में ये क्लियरली ये सक्सेसफुल शॉट का मतलब हुआ कि आदमी जब भी स्टोन को फेंके तो जा करके वो बोट पे ही गिरे. दिस इज द कंडीशन. कितना मिनिमम से मिनिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ और कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ. क्या आदमी के हाथ में बहुत सारे जो कंकर हैं वो सबको हम बोट पर फेंक सकते. 45 डिग्री. क्वेश्चन क्लियर है या मैं फिर समझाऊं? सर एक बार और समझा दीजिए. ध्यान से सुनिए और फिर से समझिए मुझे. आप इमेजिन करो कि एक तालाब है, तालाब के दूर में कहीं पर एक छोटा सा है ना बोट पड़ा हुआ है 1 मीटर लंबाई की है और उसी के लाइन में आप किनारे पर यहाँ बैठे हो. खेल में नहीं होता, आसपास बहुत सारे किनारे पे पत्थर पड़े हुए हैं. हम क्या कर रहे हैं, इसको निशाना लगा के इस पत्थर को फेंक रहे हैं ताकि वो पत्थर जा करके बोट पर गिरे, बार बार जा करके बोट पर गिरे. किसी को बोट को तोड़ना नहीं चाहिए है ना. इस तरह से हम इस स्टोन को फेंक रहे हैं. तो हम कितना मिनिमम एंगल बनाकर फेंक सकते हैं ताकि ये पत्थर बोट पर गिरे और कितना मैक्सिमम एंगल बनाकर फेंक सकते हैं ताकि ये पत्थर बोट पर गिरे. फिर से बताऊं? नहीं से समझ आ गया. So, this is the question. सर साइन टू थीटा की रेंज पता चल गई है सर. सर साइन टू थीटा की रेंज पता चल गई है. साइन टू थीटा की रेंज कितना आया? सर 1 से 6/5. 1 से 6/5. देखो ना, हमको लगता है कुछ एंगल आप कैलकुलेट कर पाओगे. थोड़ा समझ करके इसको अटेम्प्ट करो. एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो चॉइसेस बन सकते हैं. अगर ये बना के तो एग्जाम में फिर उसने बन जैसे काम मैंने कर दूंगा. अनन्या समझ में आया क्वेश्चन? यस सर. अन्वेषा, is that clear question? यस सर. थोड़ा दिमाग लगाओ, हम आपको 5 मिनट देते हैं, बस सोचने के लिए देते हैं. बना पाओ नहीं बना पाओ आई डोंट केयर. 15 डिग्री और 18.5 डिग्री. 15 डिग्री और 18.5. सही. लड़का बाहर निकल जाना और सुनने ना उछे रो को नहीं दिखे. बस आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, आप बस सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसको थोड़ा आप इमेजिन करो और अगर हो सके तो निकालने के लिए थोड़ा कलम भी चलो. भेजेगा ना, बिकेगा तो
45 डिग्री। मैं तो बिगेगा तो वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन लेगा, बिगेगा तो गिरेगा तो ढेला बिग रहा है। व्हाट मीन्स ढेला इंग्लिश? कुछ और सोचिए मिथिलेश, कुछ और सोचिए, इसमें और भी सोचने के लिए पॉसिबिलिटी है। 15 डिग्री और 18.5 डिग्री के अलावा भी और सोचिए। एक हो जाएगा उसका 75 डिग्री हो सकता है और 71.5 डिग्री। गुड गुड। लेकिन एंगल का रेंज बोलनी, वो कौन सी एंगल का मिनिमम मैक्सिमम रेंज, कहां से कहां तक एंगल फेंकने पे सक्सेसफुल शॉट लेगा। आप बिल्कुल आंसर के बहुत करीब हो, अब उसको थोड़ा फिल्टर करो। वो बना दिया वो लड़का, खाना भी खा लिया। पंद्रह डिग्री से 75 डिग्री से 15 से 75 ठीक है। अब 45 डिग्री ले लो, 15 से 75 हो गया। मान लेते 15 से 75 बीच में 45 डिग्री भी एंगल आता है। वही तो हम बार बार कर लिए। सबसे मैक्सिमम तो 45 पर रेंज निकाल के बताइए क्या रेंज आया 45 डिग्री। साइन टू लाइन साइन टू डेटा 4.5 डिग्री 10 मीटर से 10 मीटर है। तो क्या ये जो स्टोन है वो 10 मीटर दूर अगर गिरता है तो बोर्ड पे गिरेगा? नहीं सर। तो बाहर चलाएगा जी। थोड़ा और सोचिए गहराई से, बहुत करीब है आप। बस आपका जो आंसर आया है उसको फिल्टर करना, मतलब छानना है आंसर। बिल्कुल सही आया है, कुछ हद तक आया। अनन्या कुछ हेल्प करो मेरा, कैसे बनाएंगे हम इसको, थोड़ा सजेशन दो। अभी बना रही हूँ। नहीं हेल्प करने बोले हैं, अपनी बना रहे। यस आइनेस। सो रेंज 15 से 18.4 और 71 से 75 डिग्री तक है क्या? ये तो निकालेंगे बाबू। तो 15 से 18.4 और 71 से 75 डिग्री आ रहा है। 71.5 से 75 डिग्री। अब देखो सब कोई जितने बनाए अब सामने स्क्रीन को देख। ये तो क्लियर है कि सक्सेसफुल शॉट के लिए रेंज जो है शुड बी फ्रॉम 5 मीटर टू 6 मीटर। बोट की ये वाली जो छोर है ये 5 मीटर दूरी पर आदमी है ना, क्योंकि 1 मीटर लंबा बोट है तो यहाँ से 0.5 मीटर हुआ, हटा देंगे तो 5 मीटर। और बोट की जो दूसरा सिरा है ये वाली, ये आदमी से 6 मीटर दूरी पर। तो हमको जो स्टोन फेंकना है वो 5 मीटर से 6 मीटर के बीच फेंकना है, तभी वो बोट पे गिरे। रेंज शुड बी फ्रॉम 5 मीटर टू 6 मीटर। ये तो पहली फिल्टर करना। अब हम देखते हैं कि 5 मीटर दूरी फेंकने के लिए क्या क्या मेरे पास एंगल की पॉसिबिलिटी है, वो हम लिखा। तो रेंज अगर हमको 5 मीटर लेना है उसके लिए क्या एंगल होगा, रेंज अगर हमको 6 मीटर लेना है उसके लिए क्या एंगल।
फॉर्मूला तो रेंज का पता ही है आपको, जी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय सी, दोनों तो इसमें फॉर्मूला वही लगेगा। यहाँ पर जो रेंज है 5, ई के मान है 10 के स्क्वायर, साइन 2 थीटा, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, ये कैंसिल हो गए। साइन 2 थीटा का जो मान आया वो आया 1/2, 5/10, 1/2। तो 2 थीटा का वैल्यू आ गया 30, तो थीटा का वैल्यू आपके हो गए 15 डिग्री। तो अगर हम 15 डिग्री एंगल बनाकर फेंकेंगे तो वो जो भी स्टोन है वो 5 मीटर दूर जाके गिरे। अगर हम 15 डिग्री एंगल बनाकर फेंकेंगे तो वो जो स्टोन है वो 5 मीटर दूर जाके गिरे। अब बताओ तो क्या सिर्फ हम 15 मीटर से ही एंगल बनाकर फेंकेंगे तो रेंज 5 मीटर होगा, या और भी एक एंगल है? तो एक एंगल और है। अगर हमको 5 मीटर दूरी फेंकना है तो एक एंगल है 15 डिग्री और एक एंगल दूसरा है 90 माइनस 15। है ना, थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों का सम जब 90 होता है तो रेंज सेम। तो 15 डिग्री और 75 डिग्री के केस में वो आप उस स्टोन को 5 मीटर दूर, मतलब बोर्ड के इस सिरे पर पहुंचा सकते। 6 मीटर का रेंज देखिए तो क्या है, ये 6 है, ये 10 के स्क्वायर है, ये साइन 2 थीटा बाई जी के वैल्यू 10 ले लो, 10 कैंसिल हो गए, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू हो जाएंगे 3/5, तो 2 थीटा का वैल्यू हो जाएंगे 37 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 18.5, है ना, माइनस। सर तो इसके दो मतलब 6 मीटर की रेंज पकड़ने के लिए अगर आप 18.5 मीटर एंगल 18.5 डिग्री एंगल बनाकर फेंकेंगे तो 6 मीटर में एक तो ये हुआ, और एक और एंगल है जिसको फेंकने पर ये 18.5 डिग्री पहुंचेगा, हुआ है 71 आएगा क्या? ये सर 71.5। एक ही है। एक ही रेंज प्राप्त करने के लिए मेरे पास 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और वो दोनों एंगल का रिलेशन है इस सम 90 हो। तो अगर हम एक एंगल निकाल लिए तो दूसरा एंगल 90 सब है। अब आइए हम आपको इसका रेंज समझाते हैं ग्राफ से, और क्लियर होगा ग्राफ का पार्ट आप जब देखोगे। ग्राफ एक बार मैंने प्लॉट किया हुआ है, रेंज वर्सेस थीटा का प्लॉट एक बार मैंने दिखाया हुआ है। ये जो ग्राफ है वो साइन कर्व का है। दिस इज द नॉट अ पैराबोला, दिस इज द साइन कर्व, इट इज अ साइन कर्व। 45 डिग्री पर उसके रेंज जो है वो मैक्सिमम होते हैं, ये मैंने आपको, दिस इज 90 डिग्री। आई नो 45 डिग्री मैक्सिमम। ये है आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री पर मिथलेश आपने कैलकुलेट किया था, बताओ तो क्या रेंज आया था उसके साथ? 10 मीटर। 10 मीटर। ये 10 मीटर की रेंज। लेकिन हमको रेंज कौन सी प्राप्त करनी है? हमको रेंज प्राप्त करनी है 5 से 6। ये है 5 मीटर और ये है 6 मीटर। देखो ध्यान से, हमको यही वाली रेंज चाहिए, 5 से 6। 5 मीटर की रेंज को अचीव करने के लिए मेरे पास 2 एंगल है। एक एंगल ये है
जो कि है 15 डिग्री, और एक एंगल ये है जो कि है 75 डिग्री। अच्छा 10 और है। और 6 मीटर रेंज को प्राप्त करने के लिए फिर मेरे पास दो एंगल है, और एक एंगल है ये, वो है 18.5 डिग्री, समझ रहे हैं। और एक एंगल है ये जो है 71.5। 5 मिनट छुट्टी दो सर, छुट्टी तो सक्सेसफुल शॉट के लिए जो रेंज होना चाहिए वो ये वाला चाहिए, तो 5 से 6 मीटर का रेंज है। यही है आपके मिनिमम और मैक्सिमम एक्शन। तो एंगल कहां से कहां होना चाहिए भाई? या तो 15 से 18.5 का एंगल फेंकोगे तो वो बोर्ड पे गिरेगा, या नहीं तो 71.5 डिग्री से 75 डिग्री पर फेंकोगे तो बोर्ड। 15 डिग्री से कम एंगल पर फेंकोगे तो 5 मीटर से पहले ही पहुंच जाएगा, मतलब पानी किधर गिर गया, यहाँ गिर गया। और 18.5 से आगे का एंगल फेंकोगे तो जैसे 19 डिग्री 20 डिग्री पर फेंक दोगे, वो 6 मीटर से आगे गिर गया, यहाँ गिर गया। यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 19 20 40 50 60 70 71 डिग्री तक भी अगर आप फेंकोगे तो वो यहाँ गिर जाएगा, मतलब 6 मीटर से आगे। 45 एग्जैक्टली 71.5 डिग्री पर फेंकोगे तो फिर ये 6 मीटर दूरी पर। एग्जैक्टली 71.5 डिग्री पर फेंकोगे तो 6 मीटर। फिर 72 डिग्री 73 डिग्री 74 डिग्री 75 डिग्री तक आपके फिर बोर्ड पर गिरते हैं। और 75 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाकर फेंक दो, 76 डिग्री बनाकर फेंक दो, ये जो आपके स्टोन है वो यहाँ कहीं गिरेगा, जो कि 5 मीटर से कम होगा। मतलब तो फॉर सक्सेसफुल शॉट के लिए आपके पास यहाँ चुनाव है, तो एंगल कहां से कहां होना चाहिए, थीटा एंगल है, कहां से कहां होना चाहिए देख लो। ये आंसर आप करेंगे थीटा should lie between, for successful shot, for successful shot theta should lie between 15 degree to 18.5 degree and lies between 71.5 degree to 70. लगता है रुक गया था चार्जर में, नहीं तो अभी चल रही थी फिर से। This is the answer. सब लेकिन पूरा Vedang, is that clear? clear समझ में आया? यस ये है प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन। ये सब के सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। जब आप ये बेसिक कर लोगे तो फिर आप जो है एक्सपर्ट हो जाओगे कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि लगभग सभी में आपके यही कुछ काम करने मिले। बस आपको प्रॉब्लम समझनी है, फिगर बना करके डाटा डालनी है, देखिए क्या निकालनी है, और निकालने के प्रोसेस को मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद सो वेल आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। मंगलवार और बृहस्पतिवार 2 दिन हम नहीं रहेंगे, तो ये 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाएगी।
मंगल और बृहस्पतिवार। मंगल को रात में ही मैं जाऊंगा, 10 बजे मेरी ट्रेन है, तो मुझे यहाँ 9 बजे से निकलना होगा, और शुक्रवार के सुबह मैं पहुंचूंगा वापस। मंगल और बृहस्पति दोनों दिन आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होंगे, फिर संडे को होंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा, आप इसको कर लो तब तक। डाउट क्वेश्चंस